हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत एंड हेयर यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए आज की सीरीज़ की हम शुरुआत करने वाले हैं और आज की सीरीज़ में मैं आपको करवाने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास। जी हाँ, क्लास 12th में जो आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर चैप्टर पढ़ाए जाते हैं वहाँ से 50 क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर उत्तराखंड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उड़ीसा की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर बात हो रही है फिजिकल एजुकेशन की, तो ये एग्जाम्स के लिए आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। और सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उस फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में आपसे एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जहाँ जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है वो 35 मार्क्स का होगा, तो उसी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु सेड प्लानिंग इज द ग्रिड ऑफ एक्टिविटीज टू डिटरमाइन फ्यूचर। तो ये डेफिनेशंस किसकी कही हुई है ये आपको पहचानना है और यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि इनमें से किसकी ये डेफिनेशन है। चलिए 4 ऑप्शंस है, एलन, न्यूरी और इसके साथ में है डोनल और नन ऑफ दीज। तो चलिए यहाँ पर नाम रहेगा जिसने ये डेफिनेशंस दी है, ये है एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट। इनमें से कौन सा एक टूर्नामेंट का टाइप नहीं है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशंस और रिक्रिएशन। बिल्कुल सिंपल सा आंसर यहाँ पर बनेगा, रिक्रिएशन है, ये कोई टूर्नामेंट का टाइप नहीं है। बाकी कॉम्बिनेशन, लीग और नॉकआउट ये आपके टूर्नामेंट के टाइप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी बाइज आर गिवन इन ए टूर्नामेंट ऑफ 11 टीम्स। अगर टूर्नामेंट के अंदर आपकी 11 टीम प्रेजेंट होती है तो आप कितनी बाइज देंगे, आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट जो आंसर बनेगा ये है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, 5 बाइज मिलेगी और बाइज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए बाइज निकालने के लिए फॉर्मूला जो आपको लेना है वो लेना है आपको नेक्स्ट पावर ऑफ, ठीक है, p पावर ऑफ 2, ठीक है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n आपको इसमें से करना है। मीन्स यहाँ पर देखिए जो 11 है, 11 में से आपका अगर आप माइनस करते हैं तो देखिए 16 आपके पास में नेक्स्ट आपकी पावर ऑफ 2 हो जाएगी और आप इसमें से अगर 11 माइनस करेंगे तो आपके पास में जो 22 है वो निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे। इनमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है जो आप स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, जो भी आपको राइट लगे आप पहचान सकते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़ एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट इट्स नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्लानिंग द वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है प्लानिंग द वर्क, मीन्स आप जो काम है उसकी प्लानिंग करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स क्या बनेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग और वर्किंग द प्लान। तो चलिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बनेगा वर्किंग द प्लान। जी हाँ, जो आप काम है उसकी आप प्लानिंग करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज टू। कॉम्पिटिशन है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके लिए, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, नो द बेस्ट प्लेयर, नो द बेस्ट टीम, आइडेंटिफाई प्लेयर और ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। देखिए जो आपका कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर जो आपका ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो कंपटीशन है वो वैसे तो आप सभी तरीक़ों से यहाँ पर कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर रह जाएगा कि आप प्लेयर को बेस्ट प्लेयर है उसको पहचानने के लिए करते हैं, ठीक है। बेस्ट टीम को जानने के लिए आप यहाँ पर करते हैं और आइडेंटिफाई द प्लेयर। जी हाँ, आप प्लेयर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्पिटिशन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज़ वन टाइम लूजर टीम आउट ऑफ टूर्नामेंट। किस
टाइप की टूर्नामेंट में अगर कोई भी टीम हार जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाती है। आपको पहचानना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इन 4 ऑप्शंस में से जो आप पर राइट आपको कौन सा लगता है वो आपको बताना है। इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज़ वन टीम लूजर टीम आउट फ्रॉम टूर्नामेंट। तो चलिए राइट यहाँ पर होगा, ये है आपका सिंगल नॉकआउट। जी हाँ, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर आप एक बार हार जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बाई इज। बाई को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास में क्या रहेगा। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर इजी फॉर्मूला हो जाएगा। आपको सब्सट्रैक्ट करना है। जी हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है उसमें से आपने n को माइनस करना है। n का मतलब है कि आपके पास में जो टूर्नामेंट के अंदर नंबर ऑफ टीम्स पहुँचती है उसको n से आप शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस इन लीग मैथड। लीग मैथड्स के अंदर मैच काउंट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और देखते हैं कि आज आप अपना कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए राइट यहाँ पर बनेगा, ये है आपका नंबर ऑफ मैचेस को काउंट करने के लिए लीग टूर्नामेंट में जो मेथड यूज़ किया जाता है ये है आपका n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन इज और आर। जो इंट्रामुरल कंपटीशन करवाया जाता है और इंट्रामुरल कंपटीशन से रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं कि जो इंट्रा और म्यूरल, ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है इंट्रामुरल। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन और म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बेनिफिट्स क्या रहेंगे इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स के। तो आई होप कि आपने अपना जो राइट आंसर है वो चूज़ कर लिया है। तो राइट यहाँ पर रह जाएगा कि आपका ऑल ऑफ दिस। आपको अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेशंस है उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। उसका दूसरा है कि आप साइकोलॉजिकली जो सेटिस्फेक्शन है वो देना चाहते हैं और इसके साथ में जो डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़ है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपके बेनिफिट्स रहेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लीग कम नॉकआउट इज़ अ पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। जो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है वो किस टूर्नामेंट का पार्ट रहता है। नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशंस और कॉन्सोलेशन। और ये क्वेश्चंस जो आपका पूछा गया था, देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको मेंशन कर रखा है। जो 2019-20 का एग्ज़ाम हुआ था CBSE, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट रहेगा इसमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जी हाँ, इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के अंदर 4 टूर्नामेंट्स आपकी रहती है। ठीक है, लीग कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट और नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज 12 एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दैट इज what is the formula to determine the number of matches in a league fixtures for even number of teams। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो लीग फिक्सर्स आप तैयार कर रहे हैं और उसमें जो टीम्स है वो आपकी इवन नंबर में पहुंची हुई है, मीन्स सम संख्या में आपके पास में जो खिलाड़ी है या फिर टीम है वो रिपोर्ट करते हैं। तो आप नंबर ऑफ मैचेस को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगेगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट यहाँ पर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको कोई भी इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो दोनों के लिए आपका जो सिंगल, देखिए लीग फिक्सर्स आप तैयार करें ना, तो आपके पास में इवन नंबर टीम पहुँचती है या फिर आपके पास में ओड नंबर टीम है। आपको करना इतना है कि जितनी भी आपके पास में टीम्स पहुँची है उनमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद में आप n × n को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद में आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा। सो देयर इज़ अ राइट ऑप्शन इज़ C। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके जो क्वेश्चन से लिए गए हैं ये है आपके स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन। जी हाँ, जो पहला आपका चैप्टर अभी हमने किया है इसमें जो 12 क्वेश्चंस किए हैं ये थे फर्स्ट चैप्टर से और फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। सो हियर इज द नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशंस वाला पार्ट है इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का इनमें से कौन सा यहाँ पर सिम्टम्स नहीं है। हेडेक, वॉमिटिंग, स्टमक और हैप्पीनेस एंड जॉयफुल। तो यहाँ पर देखिए फूड इंटॉलरेंस का मतलब है कि कोई भी आप खाना खाते हो और उस खाने को आप पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उससे कुछ एक सिम्टम्स आपके दिखाई देते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ एक खाना जो होता है वो आपका एलर्जिक होता है, उसको खाने से आपको एलर्जी हो सकती है।
ठीक है, रिएक्शन हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपने जो खाना खाया वो फूड इंटॉलरेंस का रिजल्ट ये मिलेगा कि आपको हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक हो सकता है, लेकिन जो हैप्पीनेस और जॉयफुल आपको कभी भी नहीं होगा। तो इज नॉट ए राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट सोल्यूबल इन फैट। फैट के अंदर कौन सा इनमें से विटामिन है वो सोल्यूबल नहीं है। देखिए, दो तरह के आपके विटामिन्स होते हैं जो आपके फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। तो यहाँ पर इनमें से एक जो आपका फैट ये कह सकते हैं कि जो विटामिन है वो आपका फैट सोल्यूबल नहीं है, वो वाटर सोल्यूबल है। तो कौन सा है आपको पहचानना है। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है विटामिन सी। यस, विटामिन बी एंड सी इज अ water soluble vitamins. The next question on your screen, that is how many calories per day are required for a normal person. एक नॉर्मल पर्सन को आप ये कह सकते हैं कि डेली रूटीन के काम करने के लिए आपको कितना जो कैलोरीज है वो रिक्वायर रहता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो आप पहचान सकते हैं इनमें से जो राइट आपको लगता है। तो चलिए राइट की तरफ हम बढ़ेंगे, और राइट है यहाँ पर आपका 2500 टू 3000 कैलोरी यू हैव रिक्वायर्ड पर डे। जी हाँ, 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज है वो आपको पर डे रिक्वायर रहती है। अगर आप एक नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डेली रूटीन के जो आप अपने नॉर्मल ह्यूमन बींग्स काम करता है, तो उसको 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर हम बात करें सिर्फ जीने के लिए, भाई आप कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ आप खाना खाते हैं, सो जाते हैं, इट मीन्स कि आपका कोई भी ऐसा हार्ड वर्क नहीं है, मीन्स इजी लाइफस्टाइल है आपका। तो आपको जीने के लिए आपको पर डे रिक्वायर रहती है आपको 1500 से लेकर 2000, मीन्स 1500 से लेकर 2000 आप इसका एवरेज ऑन एन एवरेज भी अगर निकालेंगे तो आपको 1800 कैलोरीज पर डे रिक्वायर रहते हैं सिर्फ जीने के लिए। और अगर आप डेली रूटीन के टास्क है, आपको हो सकता है मे भी आपको कोई आधा घंटा 1 घंटा कोई आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा आपको डिजीज हो सकता है। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी एंड डायरिया। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्कर्वी आपको हो सकता है विटामिन सी की कमी से। और आपकी जो स्किन्स को हेल्दी रखने का काम है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम है, ये विटामिन सी से होता है। और विटामिन सी जितने भी आपके खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे आपके फ्रूट्स हैं, लाइक आप ऑरेंज यूज़ करते हैं, आप गवावा यूज़ करते हैं, टोमेटो यूज़ करते हैं, आप आंवला यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन बी। जी हाँ, विटामिन बी है वो आपको हार्ट अटैक जो है उससे बचाने का काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। इनमें से जो आपका रिचेस्ट प्रोटीन का सोर्स है वो कौन सा रहेगा। पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन्स एंड एग्स। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, और राइट जो आपको लगे उस राइट को आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट की अगर हम बात करें तो राइट है यहाँ पर आपका, जी हाँ, सोयाबीन आपका राइट हो जाएगा। सोयाबीन के अंदर आपको 40 से लेकर 42%, जी हाँ 40 to 42% आपको जो प्रोटीन की मात्रा है वो मिलती है। तो ही इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 7, और 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स स्टफ कॉन्टेन ऑलमोस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। इनमें से कौन सा ऐसा फूड स्टफ है जिसके अंदर सभी तरह के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके न्यूट्रिशंस के लिए और ये कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है। मीट, मिल्क, चिकन और फिश। तो बिल्कुल यहाँ पर इजी रहेगा, और राइट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मिल्क है, उसके अंदर आपको सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स है वो मिल जाएंगे, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स को छोड़ के। जी हाँ, विटामिन सी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी है न्यूट्रिशंस आपको लगभग मिल जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय एन एडल्ट विद एवरेज बॉडी वेट पर डे इज। यहाँ पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एक जो नॉर्मल अडल्ट कह सकते हैं कि जो एक बॉडी है उसको कितना यहाँ पर कैलोरीज ज़रूरत पड़ेगी। 1500 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज, 3500 कैलोरीज और 3000 कैलोरीज।
तो चलिए राइट की तरफ बढ़ते हैं और राइट की अगर हम बात करें तो राइट रहेगा यहाँ पर 3000 कैलोरीज। जी हाँ, एक अडल्ट की बात करें, अडल्ट का मतलब है जो आपका टीनेजर है, जो टीन एजर्स होते हैं, या फिर ये कहिए कि जो 25 ईयर्स तक की जो कह सकते हैं कि जो यूथ है, उसको खाने के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका जो काम है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और इस टाइम पर उनको अच्छी कैलोरीज दी जानी ज़रूरी है ताकि वो अपनी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द परफेक्ट फूड नोन एज न्यूट्रिएंट्स इज वन दैट, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट फूड के तौर पर जाना जाता है? सेटिस्फाइज ऑन हंगर, contain all nutrients elements of food, has been cooked very well और easy to digest। इनमें से कौन सा आपको राइट लगता है, आप इसमें चूज कर सकते हैं। मीन्स किसको आप यहाँ पर परफेक्ट फूड कहेंगे? चलिए, तो मैं तो फूड को जो परफेक्ट बैलेंस जो रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर जो कंटेंट्स आपके हर तरह के उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो पाए जाएं, उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक परफेक्ट फूड के जो एग्जांपल है वो हम मानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर इज 10, विच न्यूट्रिएंट्स शुड बी इन मिनिमम क्वान्टिटी इन द डाइट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर आपको जो डाइट आप प्रोवाइड करवाते हैं, उन बच्चों की जो डाइट होगी उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशंस है वो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर आप पर रखेंगे? प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। सो इज द राइट ऑप्शन इज, बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा आपका प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन है वो छोटे बच्चों को मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में आपको देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा इसी एज के अंदर होती है, और अगर आप प्रोटीन अच्छे से नहीं देंगे तो बच्चों के अंदर क्वाशियोकार्स है, मरासमस है, वो हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 11, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द आयरन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर डाइट? चलिए, आयरन से ऐसा कौन सा आपकी बॉडी का कंपोनेंट्स है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है और जो आप खाने के अंदर आपका आयरन लेते हैं? ब्लड सेल्स बनेंगे, हीमोग्लोबिन बनेगा, बोन मैरो बनेगी, या फिर प्रोटोप्लाज्म बनेगा? तो चलिए, यहाँ पर जो राइट रहेगा, राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट है आपका हीमोग्लोबिन। जी हाँ, जो आयरन आप खाने के थ्रू लेते हैं उससे आपका जो मैन्युफैक्चर होता है ये है आपका हीमोग्लोबिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपसे पूछा गया। देखिए, जो भी हम यहाँ पर फूड की बात करते हैं, बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं हम उनको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के अंदर आते हैं आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट और आपका वाटर, और इसके साथ में आपका आता है प्रोटीन। और अगर हम माइक्रो मिनरल्स की बात करें, या फिर कहें कि हम जो माइक्रो आपके न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर विटामिन और आपके मिनरल्स को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आ जाएगा यहाँ पर विटामिन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर इज 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो मिनरल्स? इनमें से, अब देखिए, जो आपके मिनरल्स हैं उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो है मैक्रो मिनरल्स और एक है आपका माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स में यहाँ पर कौन सा इसमें से रहेगा, आपसे पूछा गया है। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि आपने जो अपने आंसर है वो चेक कर लिए होंगे। सो द राइट ऑप्शन इज कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम, फास्फोरस जो है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इसको आप हाई रिच अमाउंट में लेते हैं। बाकी जो कॉपर है, आयरन है, आयोडीन है, ये आपको स्मॉल अमाउंट्स में आपके खाने के अंदर जरूरी रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर इज 14, द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन शुगर इज? शुगर के अंदर आपका कौन सा जो कंपोनेंट्स है खाने का, या फिर ये कह सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है वो शुगर के अंदर पाया जाता है? फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट? तो चलिए, बिल्कुल जो आपका शुगर आप लेते हैं, शुगर के अंदर हाई रिच कार्बोहाइड्रेट रहता है, और शुगर के अंदर ये कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है इसको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रहती है आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक रहती है आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो आप उसको जल्दी पचा सकते हैं, और आप इसको बिल्कुल ईजी समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको मीठी मिलेगी। ठीक है, मीन्स उसके अंदर जो टेस्ट आपको आएगा वो स्वीटनेस का आएगा, और जो आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है उसके अंदर जो आपको टेस्ट है वो स्वीटनेस का नहीं आएगा, और उसको डाइजेस्ट करना भी इजी नहीं रहता है। जैसे कि आप फूड ग्रेन्स, जो आप ग्रेन्स लेते हैं, या फिर जैसे आपने पॉपकॉर्न, दलिया, खिचड़ी, ठीक है, जो आपका साबुत अनाज आपको खाते हैं उसके अंदर आपको जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बायोमैकेनिक्स से लिए गए हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि बायोमैकेनिक्स का भी आपका फर्स्ट टर्म के
एग्जाम्स में रखा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, यहाँ पर जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं आपके ग्रेविटेशनल के हिसाब से आप कह सकते हैं, और जो आपकी मूवमेंट्स होती है उसको हिसाब से समझने के लिए न्यूटन्स के 3 लॉ है, और 3 लॉ में से जो सेकंड लॉ है उसको कौन से लॉ के रूप में जानते हैं आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा और देखते हैं कि आपने राइट चूज़ किया है नहीं। तो ये है आपका लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, एंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। जी हाँ, याद रखिएगा जो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन है उसको लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है इसको जाना जाता है काउंटर फोर्स के नाम से, ठीक है, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, ठीक है, काउंटर फोर्स के नाम से भी जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो एक्शन एंड रिएक्शन है न्यूटन्स का लॉ, इसको कौन से लॉ के रूप में जानते हैं? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ लॉ है? तो चलिए जो एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ है ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि द स्टॉपिंग ऑफ ए रोलिंग बॉल इन ए फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जब कोई बॉल है रोलिंग करती हुई है तो आप उसको रोकते हैं फील्ड के अंदर, तो ये किस लॉ का एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन और लॉ ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। जी हाँ, जो बॉल है वो अपनी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है अनदर सेकंड नेम ऑफ लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। चलिए जो आपका लॉ ऑफ एक्सीलरेशन है इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ डिस्टेंस और नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ, मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर इसको लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है आपके लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है जो आपसे वो देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज 5th, विच लॉ स्टेट्स दैट एक्सीलरेशंस of an object is produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force। जी हाँ, नेट फोर्स के अगेंस्ट जो आप अपनी फोर्स यूज़ करते हैं और जो प्रोपोर्शनल रूप में आप यहाँ पर उसमें एक्सीलरेट करते हैं उसको कौन से लॉ के रूप में जाना जाएगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को आप जानते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में आपसे पूछा गया टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर। देखिए जो आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की जो सिलेबस है उसमें दिए गए हैं 4 तरह की मूवमेंट्स बताई गई हैं और उन 4 मोशंस पे बच्चों को काम करना है। उनमें एक तो है आपका फ्लैक्शन, चलिए मैं इनमें टिक मार्क कर देता हूँ, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन। ये 4 तरह की मूवमेंट मेन है आपके सिलेबस के अंदर, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए जो फ्लैक्शन है उसके अगेंस्ट होती है एक्सटेंशन, और जो अबडक्शन है उसके अगेंस्ट मीन्स या ये कहेंगे कि जो उसके अपोजिट आपके मूवमेंट्स रहती है उसको कहा जाता है अडक्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये आपका ऑल ऑफ दीज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन नंबर इज 7th, द फोर्स क्रिएटेड बाय 2 सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड। 2 सरफेस हैं सॉलिड, ठीक है, और जो आपकी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो फोर्स क्रिएट करते हैं उसको क्या कहा जाएगा? स्पीड कहा जाएगा, फ्रिक्शन कहा जाएगा, स्लिपरी सरफेस कहा जाएगा या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए आई होप कि मैं जो क्वेश्चंस है वो इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि क्या इजी लैंग्वेज में समझा पाने में मैं काबिल हुआ या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जी हाँ, जब 2 सॉलिड सरफेस जो भी फोर्स क्रिएट करते हैं उसको कहा जाता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है। कुछ जगह पे फ्रिक्शन है वो कह सकते हैं कि एक ऐसा आपका एलिमेंट बन जाता है जो आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको नेगेटिव बनाता है, और कुछ जगह पे जो आपकी फ्रिक्शन है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। तो दोनों तरह से ही यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो आपके स्पोर्ट्स के अंदर ज़रूरी रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया व्हाट डज द जिम्नास्ट यूज ऑन हिज हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो जिम्नास्टिक प्लेयर होते हैं वो अपने हाथों पर क्या यूज़ करते हैं? लिक्विड, पाउडर, क्लॉथ्स और नन ऑफ दिस। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है
चलिए राइट, बिल्कुल आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखा होगा जैसे कि आपके शॉट पुटर होते हैं जो शॉट पुट का इवेंट करते हैं, एथलेटिक्स के अंदर जिम्नास्टिक प्लेयर है, ठीक है। आपने इसके अंदर भी जो वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स होते हैं, वेट लिफ्टिंग में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पाउडर का यूज़ करते हैं। तो वो पाउडर मेनली करता है कि जो आपकी फ्रिक्शंस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और फ्रिक्शंस ही मेन रहती है आपके किसी भी इवेंट्स के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, ए मोशंस दैट पुल्स ए बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन टू द बॉडी इज। क्वेश्चन में सिंपली चलिए मैं करके बता देता हूँ कि ये बताया गया है कि जो एक मोशंस है वो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है वो बॉडी से दूर लेके आप जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? एबडक्शन कहेंगे, एडक्शन कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, या फिर नन ऑफ दिस। तो चलिए बिल्कुल कोई भी बॉडी पार्ट्स है वो बॉडी से दूर जाता है या फिर मिड लाइन से दूर चला जाता है तो उसको कहते हैं हम अबडक्शन, ठीक है। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन और ग्रेविटेशनल पुल। तो चलिए बिल्कुल ईजी है, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सेलरेशन रन्स आर यूज टू इम्प्रूव। जो एक्सेलरेशन रन है वो किस चीज़ के लिए आपका यूज़ किया जाता है? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलिए बिल्कुल जो एक्सेलरेशन है वो आपका गेम के अंदर जो एक्सेलरेशन रन होता है ये आपका स्पीड को कह सकते हैं कि इंक्रीज़ करने के लिए, स्पीड को इंप्रूव करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। और चलिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड की भी बात कर लेते हैं। तो जो स्पीड होती है ना, देखिए मेनली आपकी जेनेटिकली होती है आपकी स्पीड। 80% जो स्पीड होती है ना वो आपकी मसल्स फाइबर पर डिपेंड करती है कि आपके अंदर जैसे मसल्स फाइबर होंगे, रेड मसल्स फाइबर हैं या फिर आपके अंदर कह सकते हैं कि जो व्हाइट मसल्स फाइबर हैं जिसको हम स्लो ट्विस्ट फाइबर और फास्ट ट्विस्ट फाइबर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके अंदर फास्ट ट्विस्ट फाइबर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपकी जो फोर्स है, आपकी जो स्पीड है वो जेनेटिकली इंप्रूव रहेगी। और आप ये कह सकते हैं कि जो आपके मसल्स फाइबर है आप उनको चेंज नहीं कर सकते, हाँ उनको आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग के थ्रू आप ये कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग यू कैन इंक्रीज और इंप्रूव योर स्पीड दैट इज 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया, व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज इट इज टर्म्स एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एंगल है और एंगल है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज का मतलब कम होना, ठीक है, दो बोन्स के बीच के अंदर, ठीक है। मीन्स एक जॉइंट है, एक जॉइंट के ऊपर जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो डिग्री जो एंगल बनाती है वो एंगल है वो डिक्रीज हो जाए तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल सिंपल रहेगा, इसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। एक्सटेंशन में जो कोण होगा या फिर ये कह सकते हैं कि जो एंगल होगा वो इंक्रीज होगा और फ्लेक्शन के अंदर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट रहेगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट है यह आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से लिया गया है, ठीक है। हालांकि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट है यह आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में नहीं है, चलिए फिर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ। चलिए डायनेमिक स्ट्रेंथ का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। तो चलिए यहाँ पर जो डायनेमिक स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल नहीं है तो ये है आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। और चलिए मैं कुछ जो यहाँ पर हो सकता है मैं भी कुछ स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी को थोड़ा सा ये बता दूं कि इनमें से कुछ एक क्वेश्चंस, जैसे कि अभी मैंने जो रिसेंटली अभी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड, तो उसमें जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है वो सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर 12th क्लास के एग्जाम्स की तैयारी करें। और अभी जो हाल फिलहाल जो 2021 और 22 का जो सिलेबस है 2021-22 का जो सिलेबस है इसमें से जो आपका फ्रिक्शन का पार्ट है कुछ एक पार्ट्स है वो डिलीट कर दिए गए। लेकिन मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवा रहा हूँ कि ताकि कोई भी इस वीडियो को देखे तो उसको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ और आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ या फिर ऑल ऑफ अबव। तो चलिए यहाँ पर आइसोटोनिक स्ट्रेंथ का जो एग्जाम्पल रहेगा ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। चलिए तो यहाँ पर आपका देखिए आइसोटोनिक का एग्जाम्पल पूछा गया तो आइसोटोनिक में आप सिंपल सा ये कहेंगे कि जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है, डायनेमिक का मतलब है कि जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाला मेथड नहीं है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एक्सेलरेशन रन और आइसोकाइनेटिक।
तो चलिए स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए देखिए आपके मेथड जो रहते हैं, चलिए मैं उन पे पहले क्लिक कर देता हूँ। तो एक तो है आपका आइसोटोनिक है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज है, ठीक है, और इसके साथ में आइसोमेट्रिक। तो ये तीनों ही मेथड आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, जो एक्सेलरेशन रन है ये आपका स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए आपका एक टेक्निक है, एक मेथड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ स्पीड, इनमें से कौन सा टाइप का एक स्पीड नहीं। देखिए जो स्पीड है उसको भी हम 5 तरह से काउंट करते हैं, जिसके अंदर आपका एक्सीलरेशन आपका आता है, लोकोमोटर है, एक्सप्लोजिव तो यहाँ पर नहीं रहेगा, रिएक्शन एबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो राइट रहेगा ये है आपका एक्सप्लोजिव एबिलिटी, ठीक है। एक्सप्लोजिव जो है ये आपका स्पीड के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। PNF टेक्निक इज़ यूज टू डेवलप, और ये क्वेश्चंस मैं सभी साथियों को याद दिला दूं कि जो यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था PNF। चलिए तो यहाँ पर PNF जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, और यहाँ पर राइट हो जाएगा ये फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो आपकी PNF टेक्निक है इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड इज़ यूज टू डेवलप, जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है वो किसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी करवाई जाती है। तो चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट है यहाँ पर जो आपका फार्टलेग ट्रेनिंग है, फार्टलेग ट्रेनिंग मेनली आपकी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए होती है, और इसके साथ साथ में जहाँ एंड्योरेंस के साथ साथ में जो स्पीड है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्पीड एंड्योरेंस है और एंड्योरेंस स्पीड है आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट स्पीड। स्पीड को इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो अफेक्ट नहीं करता। नर्वस सिस्टम, टेक्निक, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स और बिहेवियर। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बिहेवियर। जी हाँ, जो बिहेवियर है वो आपकी स्पीड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इफ देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ मसल्स दिस कॉन्ट्रैक्शंस इज सेड टू बी। क्वेश्चन में सिंपल सा आपको थोड़ा सा, चलिए मैं इजी करके अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया कि जब आप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में मसल्स के साइज़ के अंदर ना तो उसकी लेंथ घटती है ना उसकी लेंथ है बढ़ती है, तो इस कॉन्ट्रैक्शंस को किस नाम से जाना जाएगा। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या फिर काइनेटिक। तो चलिए बिल्कुल ईजी रहेगा, इसको हम आइसोमेट्रिक के नाम से जानते हैं। मीन्स यहाँ पर जो मसल्स की लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बॉडी फार्टलेग डेवलप्स। चलिए तो जो फार्टलेग है वो क्या डेवलप करेगा ये आपको बताना है। तो चलिए बिल्कुल इजी है, यहाँ पर अभी हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देखा है। तो ये आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाने का काम करता है और इसके साथ में स्पीड को भी आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोबिक पावर कैन बी एनहांस्ड बाय। जो एरोबिक पावर है आप उसको इन्हांस कर सकते हैं, किस हेल्प से कर सकते हैं, कौन सा यहाँ पर मेथड रहेगा उसके लिए आपको बताना है। स्विमिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है, शॉर्ट स्प्रिंट और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो चलिए मेनली जो आपके देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को पेचीदा बना दिया गया है। जो एरोबिक पावर है, एरोबिक कैपेसिटी को अगर आप बढ़ाने की बात करें तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है वो बच्चे को करवा सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें, देखिए जो मेन पूछा गया ना इसमें मेन है, तो मेन जो आपका एनहांस करने का है ये है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर पर आएगा ये है आप स्विमिंग भी करवा सकते हैं, इससे भी आपकी जो एरोबिक कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ में आप सर्किट ट्रेनिंग करवा सकते हैं और शॉर्ट स्प्रिंट है ये आपकी एनोरोबिक कंडीशंस के लिए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया फिजिकल एक्सरसाइज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जो आप जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइजेज है आप परफॉर्म करते हैं और वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होती है, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप करते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। सो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज। तो चलिए ये आपका जब भी आप देखिए बात करते हैं ना, आपने कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप काम करते हैं तो ये होता है आपका एरोबिक
एक्सरसाइज, ठीक है। और एनारोबिक के अंदर आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो आपको नहीं मिल पाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट स्प्रिंट रेसेस है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि जैसे शॉर्ट स्प्रिंट रेसेस है उसके अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सफिशिएंट ऑक्सीजन ले लें, ठीक है। लेकिन जो मीडियम डिस्टेंस रेसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस है, वो आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज का एग्जाम्पल हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है आपका फार्टलैग। जी हाँ, फार्टलैग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका एंड्योरेंस को बढ़ाने के साथ में स्पीड के लिए थोड़ा स्पीड के लिए भी काम करेगा, लेकिन मेन है एंड्योरेंस वर्कआउट को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो मेन रहेगा ये आपका ये है PNF, ठीक है। इसके साथ में जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है और इसके साथ में बेलास्टिक है, ये आपकी बॉडी के अंदर जी हाँ फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। जो फार्टलैग है इसको स्पीड प्ले भी कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जो स्पीड है उसको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और एंड्योरेंस और स्पीड दोनों के लिए आपका फार्टलैग बना हुआ है, इसको इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया फार्टलैग ट्रेनिंग वॉज डेवलप्ड इन। जो फार्टलैग मेथड है वो ट्रेनिंग का वो कहाँ इन्वेंट किया गया है? स्वीडन, USA, इंडिया और UK। तो चलिए बिल्कुल जो फार्टलैग है ये एक स्वीडिश वर्ड है, तो स्वीडन के अंदर इसको डेवलप किया गया है गोस्टा होल्मर, और इसके जो इन्वेंटर हैं, ठीक है, उसका नाम है गोस्टा होल्मर, और 1937 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया है, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो स्कोर है भाई, बिल्कुल आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना बना, ठीक है। और स्कोर के साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जो हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल डिसलाइक करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।